हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम स्थल यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। वीडियो के आज के सेशन में हम लोग भारतीय भूगोल श्रृंखला के अंतर्गत भारत के नदी तंत्र एवं उनके प्रतिरूप के बारे में जानेंगे। ये हो सकता है कि 4-5 पार्ट में ये वीडियो बने इस टॉपिक से संबंधित। पिछले क्लास की वीडियो में हम लोगों ने भारतीय मिट्टियों के बारे में एक ही वीडियो में सबको समाहित किया गया और सभी तथ्यों को बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया गया। यदि आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से भी चेकआउट करके देख सकते हैं। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत का अपवाद तंत्र एवं प्रतिरूप। भारत का अपवाह तंत्र एवं प्रतिरूप। यदि जिनको भारत के अपवाह तंत्र से डर लगता है, उनको कोई समस्या है, तो यकीन मानिए कि ये वीडियो देखने के बाद वो सभी डर और समस्याएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि मैं बहुत ही सहजता से और बहुत ही सूक्ष्म रूप में मैं आप लोगों को बताऊंगा और इसका एक पृष्ठभूमि बेस के रूप में मैं तैयार करूंगा और वहीं बेस वाली पृष्ठभूमि ही आपको समझने में बहुत मदद करेगी। तो आज हम लोग केवल और केवल भारतीय अपवाह तंत्र की रूपरेखा को समझेंगे और उसकी एक पृष्ठभूमि तैयार करके हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो आज की क्लास होगी आप लोगों के लिए एक समझ को विकसित करेगी। तो आइए थोड़ा सा आहिस्ते आहिस्ते आराम से हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग तो यही समझते हैं कि जो भारत का अपवाद तंत्र एवं प्रतिरूप क्या होता है। यदि जो बच्चे नहीं समझ रहे हैं, नहीं जानते हैं, अभी वो अपवाद प्रतिरूप या तंत्रों के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप जहाँ पे रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, किसी शहर में रहते हैं, आप देखे होंगे कि वहाँ पर कोई ना कोई छोटी नदी, बड़ी नदी धरातल पर प्रवाहित होती रहती है। तो कोई भी नदी है, नहर भी ले सकते हैं, नाला भी ले सकते हैं समझने की दृष्टि से, ठीक है। तो ये सभी जो धरातल पर प्रवाहित हो रहे हैं उसी को अपवाह कहा जाता है, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि इनको अंग्रेजी में ड्रेनेज सिस्टम एंड पैटर्न कहेंगे, ठीक है। तो अंग्रेजी लिखने का बहुत तात्पर्य नहीं है कि अंग्रेजी लिख ही दिया जाए। आप समझिए कि अपवाद तंत्र को ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं, प्रतिरूप को पैटर्न कहते हैं। अब भारत तो हो गया इंडिया। तो सबसे पहले हम लोग कुछ चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अपवाह क्या होता है। अपवाह, अब यहाँ पर अंग्रेजी में लिख दूंगा ड्रेनेज। एक अपवाह होता है, इसके बाद अपवाह तंत्र हो, अपवाह तंत्र, इसको ड्रेनेज सिस्टम कहेंगे। क्या कहेंगे? तो ड्रेनेज सिस्टम कहेंगे। अपवाह हो गया, अपवाह तंत्र हो गया, अपवाह प्रतिरूप हो गया, अपवाह प्रतिरूप हो गया। ये अपवाह प्रतिरूप क्या होता है। इसके बाद अपवाह द्रोणी को हम लोग जानेंगे कि अपवाह द्रोणी क्या होता है। अपवाह द्रोणी क्या होता है। अपवाह द्रोणी के बाद हम लोग एक अन्य तथ्यों के बारे में भी जानेंगे, ठीक है, जिसे जल विभाजक कह सकते हैं। जल विभाजक। आप सबसे पहले इतने तथ्यों के बारे में आप जानें। जब इनको जान जाएंगे
तब आपका नदी से संबंधित जो भय है, डर है, थोड़ा सा दूर होगा। उसके बाद आपके अंदर एक समझ विकसित होगी। आज की क्लास समझिए कि समझ को विकसित करने वाली है कि आप किस तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आप समझें कि अपवाह क्या होता है। तो जैसे मैंने कहा कि किसी भी नदी के जल का धरातली प्रवाह, ठीक है, किसी नदी के जल का धरातली प्रवाह क्या कहलाता है? अपवाह कहलाता है। तो अपवाह का मतलब कि नदी के जल का धरातली प्रवाह, ठीक है। तो कोई भी नदी है, यदि वो धरातल पर प्रवाहित हो रही है, जैसे मान लेते हैं कि ये नदी है, ये मुख्य नदी है, ठीक है। इस मुख्य नदी की इस तरीके से यदि प्रवाह धरातल पर हो रहा है तो इसी को क्या कहेंगे? अपवाह कहेंगे, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा? अपवाह हो जाएगा। एक अफवाह भी होता है ना, एक अफवाह होता है, एक अफवाह होता है और एक अपवाह होता है। अपवाह, तो इस अपवाह की बात हो रही है। ये अफवाह तो जैसे किसी चीज़ की। अब इसके बाद अपवाह तंत्र क्या होता है? अब इनको समझिए कि अपवाह तंत्र क्या होता है। तो जब अपवाह का जाल क्या कहलाता है? तंत्र कहलाता है। जो अपवाह का जाल होता है वो क्या कहलाता है? तंत्र कहलाता है, या उसे आप अपवाह तंत्र कह सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये अपवाहित हो रही है कोई नदी, ठीक है, और इस तरीके से इसकी कुछ सहायक नदियां हैं और इन सहायक नदियों की भी कुछ उप सहायक नदियां हैं और इन उप सहायक नदियों की भी कुछ छोटी बड़ी सहायक नदियां हैं। तो इस तरीके से यह एक जाल का निर्माण कर लेती है। तो इसी जाल को ही इस अपवाह का तंत्र कहते हैं, जिसे आप अपवाह तंत्र के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया अपवाह तंत्र। अब प्रतिरूप क्या है? तो अपवाह का ज्यामिति रूप, अपवाह का ज्यामिति रूप अपवाह प्रतिरूप कहलाता है, ठीक है। अपवाह का ज्यामिति रूप अपवाह प्रतिरूप कहलाता है। देखिए, मैं कोई भी नया टॉपिक लेकर के आता हूँ, कोई नया चैप्टर लेके आता हूँ, तो मैं उसको बिल्कुल जीरो से पढ़ाता हूँ और उससे संबंधित जितनी भी फैक्ट चीज़ें, कंसेप्ट चीज़ें विकसित हो सकती हैं आपके मस्तिष्क में, मैं उसको विकसित करने का प्रयास भी करता हूँ। इसीलिए हर एक जो टॉपिक होता है कई वीडियो में होता है और मैं एक सीक्वेंस के रूप में भी बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक मैंने यहाँ से उठा लिया तो दूसरा टॉपिक यहाँ से उठा लिया। ये समझिए कि जैसे आपने कोई कोर्स पैड किया हो और उस कोर्स में एक क्रमशः सीक्वेंस रूप में कोई टॉपिक चलता है, उसी आधार पे मैं बता रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे आपको कोई पेड नहीं करना है, आप बिल्कुल निःशुल्क रूप से हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है, और आप अपनी तैयारी को बेहतर भी बना सकते हैं। तो अपवाह का ज्यामिति रूप अपवाह प्रतिरूप कहलाता है। अब यदि हम लोग इस अपवाह प्रतिरूप पर थोड़ी सी नज़र रखें तो ये जो अपवाह प्रतिरूप होता है ये कई तरीके के हो सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अरीय प्रतिरूप हो गया। कैसा हो गया? अरीय प्रतिरूप। जैसे एक उदाहरण ले सकते हैं आप, अरीय के बाद दूसरा हो सकता है जाली नुमा प्रतिरूप। कैसा? जाली नुमा प्रतिरूप। जाली नुमा के बाद अरीय हो गया, जाली नुमा हो गया, वृक्षाकार भी होता है, वृक्षाकार भी हो सकता है, वृक्षाकार प्रतिरूप हो गया। वृक्षाकार प्रतिरूप के बाद आप अभिकेंद्री प्रतिरूप भी कह सकते हैं, अभिकेंद्री प्रतिरूप कह सकते हैं।
अब इनमें जो जाली प्रतिरूप है और जो वृक्षाकार प्रतिरूप है, ये दोनों लगभग व्यवहारिक दृष्टिकोण से एक ही होते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें भी कुछ सूक्ष्म अंतर किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर मैं ये इन सब चीज़ों के बारे में मैं नहीं बताऊँगा। ये मैं बताऊँगा आप लोगों को जब मैं फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा, तो वहाँ पर मैं प्रतिरूप के बारे में बहुत डिटेल से बता दूँगा। अभी तो मैं सिर्फ आप लोगों से इसका इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ। अरी प्रतिरूप क्या होता है कि जब किसी एक पर्वत श्रृंखला कह सकते हैं, पर्वत चोटी कह सकते हैं, उसे आप एक केंद्र या स्थान भी कह सकते हैं। तो जब एक ही स्थान से नदियाँ चारों तरफ प्रवाहित हों, नदियाँ चारों तरफ जब प्रवाहित हों या 3 तरफ या 2 तरफ प्रवाहित होंगी, तो वो जो स्थान होगा ये अरी प्रतिरूप का अच्छा उदाहरण माना जाएगा। जैसे भारत में अमरकंटक को ले लीजिए। किसको ले लीजिए? अमरकंटक को। तो जो मध्य प्रदेश में अमरकंटक है, इससे 3 नदियाँ 3 दिशा में प्रवाहित हो रही है। ऊपर ये जो नदी है इसे सोन नदी कहते हैं। कौन सी नदी कहेंगे? सोन। इसे महानदी क्या कहेंगे? महानदी। और इसे नर्मदा कहेंगे। क्या कहेंगे? नर्मदा कहेंगे। और ये क्वेश्चन बना है, पीसीएस के एग्ज़ाम में बना है। और मैं इस समय जो भारत का भूगोल पढ़ा रहा हूँ, तो मैं जीएस के आधार पर मैं बता रहा हूँ। और ये जो जीएस का जो आधार है, वो जो अप्रैल में होने वाली एग्ज़ाम है हायर का असिस्टेंट प्रोफेसर के समान ज्ञान में जो भूगोल से संबंधित है, उसके दृष्टिकोण से मैं आप लोग को बता रहा हूँ। आप चाहें तो इन्हें कई चीज़ों में आप उपयोग में ले सकते हैं, चाहे बिहार शिक्षक भर्ती में, चाहे टीजीटी पीजीटी में, चाहे पीसीएस के सामान्य ज्ञान के पेपर में, कई सारी चीज़ों में आप इसका यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं भूगोल पढ़ा रहा हूँ तो सिर्फ भूगोल के लिए ही है, ये सभी लोगों के लिए, ये सामान्य ज्ञान के रूप में भी है। चलिए, तो अरी प्रतिरूप हो गया। अरी प्रतिरूप का अच्छा उदाहरण क्या है? अमरकंटक है। जाली नुमा मतलब जैसे कोई नदी, एक मुख्य नदी ऐसे बह रही है और इससे कोई एक नदी समकोण पर आकर के मिल रही है, तो इस तरीके से जाली नुमा प्रतिरूप का जो है कि निर्माण होता है। अभिकेंद्री प्रतिरूप का मतलब जब कई नदियाँ एक जगह आकर के मिलती हैं या गिरती हैं, तो इन्हें अभिकेंद्री क्या कहा जाएगा? अभिकेंद्री प्रतिरूप कहा जाएगा। तो इतना आप लोगों ने समझा, ठीक। अब अपवाह द्रोणी के बारे में हम लोग समझते हैं कि अपवाह द्रोणी क्या होती है, ठीक है। तो जो अपवाहित क्षेत्र होता है, जैसे मान लेते हैं कि ये नदियों का अपवाहित क्षेत्र हो गया, तो ये पूरा अपवाहित क्षेत्र जहाँ तक नदियों का जल पहुँच सकता है, उसका जो कैचमेंट एरिया होगा वहीं उस नदी की अपवाह द्रोणी कहलाएगी, ठीक है। एक अपवाह द्रोणी को दूसरे अपवाह द्रोणी से अलग करने वाली जो सीमा होती है उसे जल विभाजक के नाम से जाना जाता है। तो एक अपवाह द्रोणी को दूसरे अपवाह द्रोणी से अलग करने वाली जो सीमा होगी उसे जल विभाजक सीमा के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं जल विभाजक में, यानी कि जब एक अपवाह द्रोणी दूसरे अपवाह द्रोणी को जिस सीमा के सहारे अलग कर देगी, उसे अपवाह द्रोणी या उसी को जल विभाजक या उसे जल संभर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाएगा? जल संभर या जल विभाजक कहेंगे या जल संभर कहेंगे। जब एक अपवाह द्रोणी दूसरे अपवाह द्रोणी से जिस सीमा के सहारे अलग हो जाएगी उसे आप जल विभाजक या जल संभर कहेंगे। जल विभाजक ये कह सकते हैं कि ये बृहद रूप होता है। क्या होता है? ये द्रोणी का बृहद रूप होता है और ये लघु रूप होता है। ये कौन सा रूप होता है? तो लघु रूप होता है। तो यानी कि जो छोटी द्रोणी होगी, जब छोटी द्रोणी अलग होंगी तो वे जल संभर कहलाएंगी, और जब बड़ी द्रोणी अलग होंगी तो उसे आप जल विभाजक कहेंगे। इतना चीज़ें आप लोगों ने जाना, और ये अपवाह तंत्र से संबंधित यह एक बेस है। यदि आप लोग इसको नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, और ये बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि आपको समझने में मदद करेगा। अब इसके बाद हम लोग
अपवाह तंत्र, भारत के अपवाह तंत्र को बहुत ही डिटेल से जानेंगे और उसके तह तक जाएंगे। ऐसा नहीं कि बस ऊपर ऊपर से ही बता दिया जाए कि ये गंगा नदी है, यह यमुना नदी है, ये गोदावरी है, यह कृष्णा है, ये नर्मदा है, ये कावेरी है, ये पेन्नार है, ये ब्रह्मपुत्र है, ये सतलज है, ये सिंधु है। ऐसा नहीं है। प्रत्येक को हम लोग बहुत ही बारीकी से जानेंगे और उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे और गहन रूप से उसका अध्ययन भी करेंगे। अब यदि बात करें तो भारत में 4000 से अधिक छोटी बड़ी नदियां हैं जो प्रवाहित हो रही हैं और ये नदियां ही भारत के जीवन की आधार रेखा मानी जाती हैं। इसीलिए भारत क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। यदि ये नदियां न होती तो भारत एक कृषि प्रधान देश न होता। आखिर आप समझिए कि इतनी बड़ी जनसंख्या है भारत में, चीन के बाद दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो सकता है, नए डाटा के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत हो जाए। तो इतनी अधिक जनसंख्या होने के बावजूद भी आप देख रहे हैं कि यहाँ की जो आर्थिक स्थिति है, हालांकि पहले की अपेक्षा तो बहुत ही डगमगा गया है, लेकिन इतना भी खराब नहीं हो गया है कि भूखमरी के कगार पर पहुँच गया है। तो भूखमरी के कगार पर न पहुँचने का जो मुख्य कारण है, ये हमारा देश है, हमारे देश की जलवायु है, हमारे देश की मिट्टी है, हमारे देश की कृषि है। तो कृषि पर आधारित हमारी अर्थव्यवस्था है। अधिकतर लोग कृषि कर लेते हैं, इस कारण से वे लोग अपना जीवन यापन कृषि के माध्यम से कर लेते हैं। यदि न कर पाते तब तो स्थिति बहुत खराब हो जाती है। चलिए अब भारत के अपवाह तंत्र एवं प्रतिरूप के बारे में जानते हैं। तो अपवाह या अपवाह तंत्र को, भारत के अपवाह या अपवाह तंत्र को आप मुख्य रूप में मोटे तौर पे 2 भागों में बांट सकते हैं। यहाँ पर एक आप ले लीजिए तो ये हो जाएगा हिमालयी अपवाह तंत्र और दूसरा हो जाएगा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। मोटे तौर पे ये 2 हो गए, ठीक है। अब हिमालयी अपवाह तंत्र को आप मोटे तौर पे 2 भागों में और वैसे 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ हम लोग मोटे तौर पे 2 भागों में ही देखते हैं। तो पहला हो जाएगा सिंधु अपवाह तंत्र और यहाँ पर गंगा अपवाह तंत्र। इसको भी आप इनके प्रवाह की दिशा के आधार पर 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, इनके प्रवाह दिशा के आधार पर आप इन्हें 2 भागों में डिवाइड कर लीजिए। तो पश्चिम की तरफ कह सकते हैं कि अरब सागर में जल विसर्जित करने वाले नदियाँ, जल विसर्जित करने वाली नदियाँ, और आप दूसरा ले सकते हैं इधर की तरफ बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करने वाली नदियाँ, जल विसर्जित करने वाली नदियाँ। सबसे पहले मैं एक पृष्ठभूमि तैयार कर रहा हूँ और ये जो पृष्ठभूमि है एक फ्रेमिंग के माध्यम से समझ सकते हैं, एक
रेखा चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं और यहीं से आपके अंदर भारतीय नदियों को समझने की क्षमता विकसित होना शुरू हो जाएगी। अब सिंधु अपवाद तंत्र में यदि आप देखें तो मुख्य नदी में यदि आप इसमें ले लें तो मुख्य नदी इसकी कौन सी हो जाएगी? तो मुख्य नदी स्वयं खुद सिंधु है, ठीक है। इसके बाद इसकी बहुत सारी झेलम है, रावी है, चेनाब है, ब्यास है, सतलज है, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। गंगा अपवाद तंत्र में मुख्य रूप से गंगा हो गई, गंगा मुख्य है। इसके बाद यमुना हो जाएगा। अब अरब सागर में जल विसर्जित करने वाली आप मुख्य रूप से जो नदियां हैं उनके कुछ नाम आप नोट कर सकते हैं। चाहे तो यहाँ से ले ले, नर्मदा, ताप्ती, लूनी, साबरमती, है ना, ये कुछ मुख्य हैं। इसके अलावा पश्चिमी घाट से निकलने वाली जैसे शरावती नदी हो गया, है ना, जुआरी नदी हो गया, ये सभी भी आ जाएंगे जब हम लोग प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र को समझेंगे, जानेंगे, तब वहाँ पर हम लोग जानेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं मुख्य नदियों की बात मैं कर रहा हूँ। अब बंगाल खाड़ी में गिरने वाली मुख्य नदियों में आप ले सकते हैं जैसे महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, ठीक है, ये सभी नदियाँ हो गई, ठीक। अब जो लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे तो उनके मन में ये भी आ रहा होगा कि गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये दोनों भी तो जाकर के बंगाल खाड़ी में गिरती है। तो मास्टर ने यहाँ पर क्यों नहीं लिखा कि बंगाल खाड़ी में गंगा नदी भी गिर रही है, ब्रह्मपुत्र नदी भी गिर रही है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र को भी यहीं पे दर्शाना चाहिए। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि ये प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र की बात हो रही है और यहाँ पर हिमालयी अपवाद तंत्र की बात हो रही है। तो अब इनमें भी कुछ नदियाँ अरब सागर में गिरेंगी, कुछ नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। तो यदि आप यहाँ पर भी इस चीज़ को इसी लगे हाथ समझ लें तो जैसे अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हो जाएंगी? तो सिंधु एवं इसकी सहायक नदी ये अरब सागर में गिरेगी। गंगा, यहाँ पे एक चीज़ मैंने मिस्टेक कर दिया, इसको सुधार लीजिए आप लोग भी। तो यहाँ पर रहेगा गंगा ब्रह्मपुत्र, क्या रहेगा? गंगा ब्रह्मपुत्र, ठीक है, नदी तंत्र। तो गंगा हो, यमुना और इसकी सभी सहायक नदियाँ, ब्रह्मपुत्र नदियाँ, ये सभी किस में गिरेंगी? बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी, ठीक। अब यहाँ पर एक छोटा सा मैं मैप बना रहा हूँ, उस मैप से बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होने वाली हैं। तो देखें कि चलिए, ये मैप बन गया चाहे जैसे तैसे, ठीक। अब यहाँ पर यदि आप देखें तो जैसे एक नदी यहाँ से, 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 कुछ नदियाँ यहाँ से, ठीक। ये हो गए मोटे तौर पे नदी। अब मैं सबको बता रहा हूँ कौन कौन सी मैंने नदी बनाया। तो देखिए, ये मुख्य नदी एक हो गई। हिमालयी अपवाद तंत्र में जो नदियां हैं इधर की हो गई, तो ये मुख्य नदी हो गई। इसको मैं नंबर 1 दे दूं, इसको मैं नंबर 2 दे दूं, इसको
नंबर 2 दे दूँ, इसको नंबर 3 दे दूँ और इसे नंबर 4 दे दूँ और इसे नंबर 5 दे दूँ, इसे नंबर 6 दे दूँ, इसे नंबर 7 दे दूँ, इसे नंबर 8 दे दूँ, इसे नंबर 9 दे दिया जाए, इसे नंबर 10 दे दिया जाए, इसे नंबर 11 दे दिया जाए और उसके बाद जो ये सब नदियाँ हैं, ठीक, इनको रहने दीजिए। मुख्य नदियों की बात की जा रही है। अब समझिए कि 1 नंबर की जो नदी है, जो 1 नंबर है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 हो गए, ठीक। तो 1 नंबर की नदी हो गई सिंधु। कौन सी नदी हो गई? सिंधु। दूसरे नंबर की नदी हो गई सतलज। कौन सी नदी? सतलज। तीसरे नंबर की नदी हो गई ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी हो गई? ब्रह्मपुत्र हो गई। चौथे नंबर की नदी को आप ले लीजिए गंगा। 5वें को ले लीजिए यमुना। 5वें कौन सा नदी? यमुना। 6ठे नंबर में नर्मदा। 6ठे नंबर में नर्मदा। 7वें नंबर में ताप्ती। 7वें नंबर में ताप्ती। 8वें नंबर में ले लीजिए गोदावरी। किसको ले लेंगे? गोदावरी। 9वें नंबर को कृष्णा। 10वें नंबर को कावेरी। 11वें नंबर को महानदी। महानदी। अब इनका ए बी कर दिया जाए नाम, ए बी सी और ये डी और ये ई हो गया, ठीक है। तो ए को बनास कह दीजिए, इसको चंबल कह दीजिए, ठीक है। तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। तो ए को मान लेते हैं बनास, बी को आप मान लीजिए चंबल, सी को मान लीजिए सोन, डी को मान लीजिए गंडक, मान लीजिए गंडक, ई को मान लीजिए कोसी, ठीक है। ऐसे हो गए। तो ये नदियों को दर्शाने का एक भी बहुत बेहतर तरीका है। आप अब इसमें कहाँ कहाँ लिखेंगे? जब लिखेंगे पिछी पिछी हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा, तो आप ऐसे दर्शा सकते हैं। अब इनमें मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, ध्यान समझिए। आपको ये जो रेड कलर से दिखाई दे रहा है, ये रेड कलर जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से ध्यान से देखिए आप, ये जो दिखाई दे रहा है, ठीक। अब ये 2 द्रोणियों को अलग कर रहा है। एक जो पूर्व की तरफ बहने वाली नदी द्रोणी है, जिसे बंगाल की खाड़ी में, जिन्हें अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जन करना है। एक पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली नदी है, जिन्हें अपना जल अरब सागर में गिराना है, ठीक है। तो अब ये समझिए कि इधर जो है ये बंगाल की खाड़ी है, ये क्या है? बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। इधर अरेबियन सी, इधर अरेबियन सी है, ठीक है। इधर अरेबियन सी, इधर बे ऑफ बंगाल। तो यदि अब आप देखें कि इधर सर्वाधिक नदियां अपना जल विसर्जित कर रही हैं, इधर की तरफ सर्वाधिक नदियां अपना जल विसर्जित कर रही हैं, तो इनका जो परसेंट होता है 77% होता है। तो यानी कह सकते हैं कि जो भारत की जो नदियां हैं 77%, हाँ 77% बंगाल की खाड़ी में अपनी नदियों के जल का विसर्जन करती हैं। यानी कह सकते हैं कि जो भारत की सर्वाधिक नदियां हैं वे 77% बंगाल खाड़ी में अपने जल का विसर्जन करेंगी और 23% की कै परसेंट 23% बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करेंगी, बंगाल की खाड़ी में। अच्छा देखिए, ये ऐसे ही नहीं मैं बता रहा हूँ, हवाबाजी की बात नहीं है, ये बात है एनसीईआरटी की। किसकी बात है? एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी में ये चीज़ लिखा हुआ है, दिया हुआ है, तो इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो रेड कलर का है ये क्या है, कोई बता सकता है? अब चूँकि मैं ऑनलाइन लाइव क्लास नहीं ले पाता हूँ, क्योंकि अभी वैसा सिस्टम बन नहीं पाया है। जब बन जाएगा तो मैं लाइव क्लास लूँगा, तब थोड़ी सी उसकी कह सकते हैं कि जो इंटेंसिव है थोड़ा बढ़ जाएगा और थोड़ा सा रोचक और मज़ेदार हो जाएगा। इसे महान जल विभाजक कहते हैं। क्या कहते हैं? महान जल विभाजक। क्या कहेंगे? महान जल विभाजक
रेखा कहेंगे। अभी जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि विभाजक रेखा क्या होती है, तो दो द्रोणियों को अलग करने वाले जो सीमा होती है उन्हीं को विभाजक रेखा के नाम से जाना जाता है। और जो भारत की सभी द्रोणियों को जो पूर्व की तरफ और पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाले को विभाजित करते हैं उससे महान जल विभाजक रेखा कहते हैं। तो ये इसी को कहते हैं महान जल विभाजक रेखा। इसके विषय में मैं एक रोचक जानकारी बताऊं तो उसके बाद हम लोग कुछ नदियों को जानेंगे जो पूर्ववर्ती नदी होगी, अनुवर्ती नदी होगी। उसके बाद हम लोग यहाँ से नेक्स्ट क्लास की वीडियो में सिंधु अपवाद तंत्र से प्रारंभ करेंगे। तो अब देखिए कि एक नदी पूर्ववर्ती नदी होती है। कैसी नदी होती है? पूर्ववर्ती नदी, पूर्ववर्ती नदी। और दूसरी अनुवर्ती नदी। कैसी? अनुवर्ती नदी। ठीक, पूर्ववर्ती नदी और अनुवर्ती नदी। अब आप इनमें यदि समझें कि पूर्ववर्ती नदी क्या होती है, तो ऐसी नदियाँ जो अपने प्रवाह मार्ग में आने वाले अवरोधों को काट करके बहती रही। समझ रहे होंगे आप मेरी बात को कि कोई नदी है वो पहले से प्रवाहित हो रही है, लेकिन अब इसके बीच में कोई एक चट्टान खड़ा हो रहा है इसके मार्ग के प्रवाह में। तो अब ये जो चट्टान खड़ा हो रहा है, तो ये चट्टान तो अचानक प्रकट होगा नहीं है, तो ये धीरे धीरे दीर्घकालीन अवस्था में प्रकट हो रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है। तो ये नदी क्या कर रही है कि इसको धीरे 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 काट रही है। तो काट रही है, तो काटने के परिणाम स्वरूप उस नदी की जो दिशा थी पूर्ववत बनी रही, पहले जैसा बनी रही, इसलिए उसे पूर्ववर्ती नदी कहा गया। अब एक ऐसी नदी है जो प्रवाहित हो रही है और उसके प्रवाह के मार्ग की दिशा में कोई एक भूखंड ऊपर की ओर उठ रहा है, लेकिन वो नदी उस भूखंड को काट नहीं पाई और उस भूखंड का जिधर की तरफ ढाल था उधर की तरफ वो पुनः बहना शुरू कर दी। तो ऐसी नदियों को अनुवर्ती नदी कहा गया। आप अच्छे से समझ गए होंगे पूर्ववर्ती नदी और अनुवर्ती नदी। चूँकि देखिए ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि पूर्ववर्ती नदी क्या होती है, अनुवर्ती नदी क्या होती है। तो पूर्ववर्ती नदी यानी कि जो अपने मार्ग प्रवाह में आने वाले भूखंडों को काट करके पूर्ववत रूप से बहती रही, उन्हें पूर्ववर्ती नदी कहा गया। जैसे सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये सभी क्या है? पूर्ववर्ती नदियाँ हैं। लेकिन किसके संदर्भ में पूर्ववर्ती नदी है, इसका मूल्यांकन करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा यदि सवाल बन जाए कि निम्न में से कौन सी नदी ट्रांस हिमालय या तिब्बत के पठार के संदर्भ में पूर्ववर्ती है। तो आप लोगों ने पूर्ववर्ती नदी और अनुवर्ती नदी के बारे में जाना, ठीक है, कि पूर्ववर्ती नदी क्या होती है, अनुवर्ती नदी क्या होती है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं दूँ, तो यहाँ पर तिब्बत का पठार है। कौन सा पठार है? तिब्बत का पठार। यहाँ से दो नदी प्रवाहित हो रही है, एक नदी ये हो गई और एक नदी ये हो गई, ठीक है। इसको सिंधु कह लीजिए। क्या कहेंगे? सिंधु कहेंगे। और इसे क्या कहेंगे? सतलज कहेंगे, ठीक है। ये सिंधु हो गई और सतलज हो गई। तो ये तिब्बत के पठार से होकर के प्रवाहित हो रही है और तिब्बत का पठार, ठीक है, ये हिमालय से थोड़ा सा कह सकते हैं पहले का है। अब जब ये हिमालय बनना शुरू हुआ तो ये नदियों ने हिमालय को काट दिया और काटने के परिणाम स्वरूप इनकी जो दिशा रही वो पूर्ववत रही। इस आधार पर कह सकते हैं कि सिंधु, सतलज और यह इधर से एक नदी आएगी, इधर से सांगपो, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी कहेंगे, ये भी पूर्ववर्ती नदी का ही उदाहरण है। इन्होंने काटा है
इस हिमालय को, तो जब काटा है तो वहाँ पर एक बहुत ही गहरा गर्त बना है, या जिसे आप गार्ज के नाम से जानते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में सिंधु गार्ज, यहाँ हिमाचल प्रदेश में सिपकीला गार्ज, और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया जो गार्ज है अरुणाचल प्रदेश में, जो गार्ज है उसका जो नाम है, क्या नाम है याद आ नहीं रहा है, कोरबा गार्ज, हाँ कोरबा गार्ज। तो ब्रह्मपुत्र के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में कोरबा गार्ज। तो ये जो गार्ज बने हैं, ये गार्ज ही इस बात का प्रमाण है कि जब हिमालय का उत्थान हो रहा था तो उसके पहले ये नदियाँ प्रवाहित हो रही थी, और इन नदियों ने हिमालय के भाग को काट दिया, और काटने के परिणामस्वरूप वहाँ पर बहुत ही गहरे गार्ज का निर्माण हुआ है, और वो गार्ज ही ये बताता है कि ये पूर्ववर्ती नदी है। अब इसके विषय में मैं एक जो नेक्स्ट क्लास की वीडियो होगी उसमें बहुत ही डिटेल से बताऊंगा कि अब जो गंगा नदी है, यमुना नदी है, या जो अन्य नदियां हैं, ये पूर्ववर्ती हैं कि अनुवर्ती हैं। यदि पूर्ववर्ती हैं तो किसके संदर्भ में है, अनुवर्ती हैं तो किसके संदर्भ में है। अब ऐसे मान लेते हैं कि जो सिंधु है, सतलज है, ये हिमालय के संदर्भ में पूर्ववर्ती होगी, लेकिन इस तिब्बत के पठार के संदर्भ में अनुवर्ती होगी। क्यों? क्योंकि इस तिब्बत के पठार के ढाल के अनुरूप ये नदी बह रही है, इसलिए इसके अनुवर्ती होगी, लेकिन जो हिमालय है उसके पूर्ववर्ती होगी। अब हिमालय के बाद एक दूसरी इसकी श्रेणी बनेगी, श्रृंखला बनेगी, जिसे आप कहेंगे मध्य हिमालय। एक तीसरी श्रृंखला बनेगी जिसे आप शिवालिक कहेंगे। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि इस मध्य हिमालय से भी कुछ नदियों का उद्गम होगा, और शिवालिक से भी कुछ नदियों का उद्गम होगा। तो जो मध्य हिमालय से नदियाँ उद्गमित होंगी और शिवालिक को काटेंगी, तो वो मध्य हिमालय के लिए तो अनुवर्ती हो जाएंगी, लेकिन शिवालिक के लिए क्या रहेंगी, पूर्ववर्ती रहेंगी। यदि ये बात आपको समझ में आ रही हो तो अब आप लोग कभी भी पूर्ववर्ती नदी और अनुवर्ती नदी को लेकर के कंफ्यूज नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट क्लास की वीडियो में मैं इसको बहुत ही डिटेल से और बहुत ही आसानी से बता दूंगा। वीडियो देखिए, अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते, ये बहुत बड़ी कमी है। आप लोग कम से कम कमेंट किया करिए, उस कमेंट को मैं देखता हूं और उस कमेंट का मैं जवाब भी देता हूं। तो आप लोग कमेंट किया करिए, वीडियो देखते हैं तो उस पर कमेंट करिए। चूँकि वीडियो पता नहीं देखते हैं कि नहीं देखते हैं, अब ये तो हमें नहीं लगता है कि बहुत लोग वीडियो देखते हैं। आप लोग वीडियो देखिए, कमेंट करिए, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वे लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।